हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में चीजों को थोड़ा सा स्वैप करने वाले हैं। यानी व्हाट इफ हमारा प्यारा जोरो लूफी के सभी ओपोनेंट्स लाइक आर्लोंग, काटाकुरी और डोफ्लेमिंगो एटसेट्रा से फाइट करे, तो क्या वो उन सभी से जीत पाएगा और नहीं तो कितनों से, चलिए जानते हैं। तो इस वीडियो के लिए मान लो लूफी ने जिस जिस स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करी है अब तक, उसकी जगह पर जोरो उनसे फाइट करेगा अपनी उस टाइम की स्ट्रेंथ के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लूफी के पायरेट सफर का पहली दुश्मन थी अल्वीडा। यानी वीडियो की शुरुआत एक औरत को पेलने से करते हैं। अल्वीडा और लूफी के बीच कोई ज्यादा बड़ी बैटल नहीं हुई थी, क्योंकि वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि लूफी को वो हर्ट भी कर पाए। लूफी ने उसके अटैक्स को इजीली झेल लिया था। वहीं पर अगर जोरो होता तो उसके लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हम सभी जानते कि प्री टाइम स्किप जोरो के कितने चर्चे थे, पायरेट्स नाम सुनकर ही नशे करते थे। तो जोरो अल्वीडा का अटैक को इजीली डॉज करके उसे अपना फोर्थ स्वॉर्ड स्टाइल दिखा देता। अल्वीडा उतने ड्यूरेबल कैरेक्टर नहीं थी कि वो जोरो के फिजिकल स्ट्रेंथ को झेल पाए। यानी वन विन फॉर जोरो। जोरो के लिए नेक्स्ट अपोनेंट है एक योंको, यानी बगी द क्लाउन। बगी का उस टाइम पर पूरे टाउन में काफी दबदबा था। उसके पास एक पावरफुल वेपन था जो सब कुछ उड़ा देता था, और साथ में उसका डेल फ्रूट भी काफी यूनिक था। स्पेशली उसे काटना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को मन चाही तरह स्प्लिट कर सकता था। नॉर्मल लोग के लिए अजीब तो होगा ही। अगर हम उस पावरफुल कैनन को साइड रख दें तो लूफी और बगी क्लोज रेंज में ही फाइट करते हैं, जहाँ पर लूफी को काफी मुश्किल हुई थी, क्योंकि बगी कहीं से भी अपने बॉडी पार्ट्स को स्प्लिट करके अटैक कर सकता था। बट ये केस जोरो के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो एक क्लोज रेंज फाइटर भी है। उसे बहुत ही कम टाइम लगता है अपने वेपन को ड्रॉ करने में। वो बगी के सभी अटैक से सेफ है, बट स्टिल सबसे बड़ी दिक्कत है क्या वो खुद उस पर अटैक कर सकता है। एक स्वॉर्ड्समैन के लिए बगी एक नाइटमेयर है। स्पेशली उस टाइम पर जोरो बिना हाकी के था और उसके अटैक्स भी काफी बेसिक थे, पर वो परसिस्टेंट था। और बगी के पास थी इंसेन ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस। वो लूफी के पावरफुल अटैक्स के बाद भी खड़ा हो जाता है। यानी अगर जोरो से जाके हाथों से भी पेलता तब भी काम नहीं बनेगा। इसी के साथ जोरो के पंच लूफी इतने पावरफुल भी नहीं थे, तो इस बैटल का एक ही आउटकम निकल सकता है, ड्रॉ। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट यही सच्चाई है। इस सफर में बगी के बाद कौन सा बंदा आता है? द ब्लैक पुशी पायरेट कूरो। तो इस फाइट में काफी कचरा इकट्ठा हुआ था, लेकिन जोरो और लूफी ने मिलकर सभी को निपटा दिया था। पर कैप्टन कूरो को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती थी वो थी उसकी स्पीड, जिसमें उसे देख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। और कूरो भी अपने एबिलिटीज पर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। पर आगे फाइट में उसकी कोर्स ऑफ मूवमेंट काफी प्रेडिक्टेबल बन गई थी। और अगर लास्ट बैटल जोरो और कूरो के बीच में होती तब भी जोरो कूरो को प्रेडिक्ट करके अपने स्टाइल में उसका कुत्ता भर देता, और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। सो नेक्स्ट हमारे पास है डॉन क्रीग। क्रीग अपने फाइटिंग स्टाइल में एक्सटर्नल वेपन्स का यूज करता था और डर्टी ट्रिक्स का भी। वो अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा डोरेमोन के पैकेट के गैजेट्स पे भरोसा करता है, लाइक पॉइजनस गैस, आर्मर, केज और वाइब्रेटर एटसेट्रा। क्रीग के पास कोई डेल फ्रूट नहीं था, इसीलिए जब उसे पता चलता है कि लूफी के पास डेल फ्रूट है तो वो उसे डुबाने की कोशिश करता है। बट वो चीज जोरो के केस में काम नहीं आती। वो बढ़िया स्विम करके बाहर आ जाता। पर सबसे बड़ी मुसीबत होती पॉइजनस गैस। उससे बचने के लिए जोरो को भी गैस मास्क पर रिलाई करना पड़ता। बट आफ्टर दैट जोरो के पास वो क्रेजी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस था कि वो क्रीग से फाइट कर पाए। इसी के साथ उसकी स्वॉर्ड के साथ उसे क्रीग के एक्सटर्नल सपोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी क्रीग कुछ भी करता, जोरो इतना कैपेबल था कि वो उसे हरा सके। सो ये विनिंग जोरो के झोले में जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्लोंग। कमाल की बात यह कि जोरो और आर्लोंग का आमना सामना हुआ था, और उसके वुंड्स देखने के बाद आर्लोंग के भी तोते उड़ गए थे। इस सिचुएशन में जोरो ने हाचिन को भी हरा दिया था। बट आर्लोंग एक डिफरेंट केस है। अगर जोरो अपनी उस कंडीशन में लड़ता तो आर्लोंग उसे इजीली हरा देता। बट फाइट तो तभी होती है जब आदमी फुल हेल्थ में हो। लाइक हमने पिछली बैटल में माना कि जोरो क्रीग से लड़ता, यानी उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होती और मियो का दिया वुंड्स भी उसके पास नहीं होता। स्टिल यहाँ पर गौर करने वाली बात थी, जब आर्लोंग जोरो के घाव को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है कि ये बंदा जिंदा कैसे है। जिन इंजरीज के साथ एक नॉर्मल आदमी को मर जाना चाहिए था, वहां पर ये बंदा फाइट कर रहा है। फुल स्ट्रेंथ के साथ जोरो आर्लोंग को एक अच्छी फाइट देता, बट स्टिल वो आर्लोंग को हरा नहीं पाता। उसकी फिजिकल ट्रेड और आर्लोंग में जमीन आसमान का डिफरेंस था, और आर्लोंग जैसे को हराने के लिए लूफी की क्रेजी स्ट्रेंथ की जरूरत थी। नेक्स्ट है सर क्रोकोडाइल, एक लोगिया यूजर। उस टाइम पर लोगिया यूजर से कैसे निपटना है स्ट्राइड्स को पता ही नहीं था। लूफी भी अपने डेविल फ्रूट का एडवांटेज के साथ बेयरली उसे जीत पाया था। वहीं पर जोरो का तो कोई चांस ही नहीं था क्रोकोडाइल द सैंडमैन से जीतने का, वो भी डेजर्ट के बीच में। क्रोकोडाइल अगर फ्लैक्स मोड में ना होता तो उसने लूफी को भी पहली बार में खत्म कर दिया होता।
जोरो उस टाइम पर हाकी जानता भी नहीं था, ना ही वो कोई वाटर ब्रीदिंग जानता था कि क्रोकोडाइल पे मूत कर वो जीत जाए। इसीलिए जोरो के पास लूफी की तरह कोई रबरी एडवांटेज नहीं था। वो अपनी बॉडी में वाटर स्टोर नहीं कर सकता और उसकी स्वॉर्ड सैंड में किसी काम की नहीं थी। इसीलिए क्रोकोडाइल एक अनबीटेबल अपोनेंट था बाकी क्रू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेलिमी। बेलिमी कोई बढ़िया फाइटर नहीं था, बस उसने बच्चों वाली स्प्रिंग्स को अपने पैरों में लगा लिया था। वो जोरो के लिए बस एक इजी टारगेट था और कुछ भी नहीं। बार में जोरो की स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे थी, बस वो लूफी का इशारे का वेट करता है, कुछ सेकंड में वो गर्दन को उड़ा देता। इवन लूफी ने बेलिमी को वन शॉट कर दिया था, यानी वो जोरो के लिए भी कोई प्रॉब्लमेटिक ओपोनेंट साबित नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्काइपिया, जहां पर जोरो का नेक्स्ट ओपोनेंट वेट कर रहा है, दी एनल, जिसके पास एक ओवर पावर डेल फ्रूट है और उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी भी इंसेन है। एनल की मोस्ट ऑफ पावर आती है उसके डेल फ्रूट से। स्काइपिया में जोरो वर्सेस एनल हुआ था, बट जोरो उसमें कुछ भी नहीं कर पाता है। इसका ये मतलब नहीं था कि जोरो वीक था, पॉइंट ये था कि एनल कुछ ज्यादा ही ताकतवर था एक ह्यूमन के लिए। ह्यूमन बॉडी कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या ही कर लेगी, और नॉन आकी यूजर के लिए एक लोगिया बंदा बाप समान होता है। लूफी एनल के लिए लाखों में एक वाला चांस था, इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस रबर, एकदम परफेक्ट ओपोनेंट। तो एनल को क्रू के अंदर से कोई भी बंदा हरा नहीं सकता था, अदर सुपरनोवा में से भी कोई नहीं। कुछ मैच एकदम ट्रेड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, लाइक मिस्टर वन वर्सेस लूफी हुआ होता तो लूफी के जीतने के चांस बहुत ज्यादा लो हो जाते। एक ब्लेड मैन को तुम हिट करके हरा ही नहीं सकते हो, लेकिन स्टिल जोरो का लॉस तो लॉस है। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। जोरो 4 विंस, 3 लॉस और 1 ड्रॉ। तो तुम्हें क्या लगता है जोरो आगे जीत पाएगा? क्योंकि आगे आने वाले अपोनेंट्स की पावर और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड वाटर 7 और एनीज लॉबी की तरफ, जहाँ पर स्ट्राइड का सामना हुआ था CP9 एजेंट से, जिसमें से ब्लूनो कोई बड़ा अपोनेंट नहीं था। उसका अपना गेट्स को खोलना और धप्पा कर देना, यही उसकी एबिलिटी थी। ब्लूनो को फ्रैंकी ने भी चमका दिया था। लूफी ने ब्लूनो से गियर 2 में फाइट करी थी। अब इसका मतलब ये नहीं था कि लूफी से अपनी बेस फॉर्म में हरा नहीं सकता था, पर ऐसा करने में उसे काफी टाइम लग जाता, इसलिए उसने गियर 2 की चीजों को काफी जल्दी करा। वहीं पर जोरो ने काकू से फाइट की थी और उसे हराया भी था, जहां पर काकू का पावर लेवल था 2200 और ब्लूनो का सिर्फ 820 था। मतलब ब्लूनो को जोरो बहुत इजीली हरा देता, क्योंकि काकू का 2200 का पावर लेवल उसके बेस फॉर्म में था, ना कि उसकी जोन फॉर्म के साथ। इसीलिए जोरो से हरा देता, और उसके पास लॉन्ग, मिड और शॉर्ट रेंज अटैक भी थे और उसकी एजिलिटी भी काफी ज्यादा थी। पर जब हम नेक्स्ट ओपोनेंट की तरफ जाते हैं तो जोरो के लिए काफी चीजें मुश्किल होने वाली हैं। रॉब लूसी, जिसके अगेंस्ट लूफी को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। लूफी को भी उस आपकी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी अपनी लिमिट को और ज्यादा पुश करने के लिए, तब जाकर वो रॉब लूसी को हरा पाता है। और जोरो का पावर लेवल उतना भी नहीं था कि वो अशुरा के साथ भी रॉब लूसी को हरा सके। यहाँ पर जोरो लूफी के गियर 2 को मैच कर सकता था, पर लूसी जोरो के अटैक्स को ओवरकम करते हुए एंड तक उसके सामने खड़ा रहेगा, यानी जोरो को यहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ता। जोरो का नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है द किंग ऑफ द शैडोज, मोरिया। थ्रिलर बार की फाइनल बैटल में स्ट्राइड का ओपोनेंट सिर्फ मोरिया नहीं था जिसने शैडोज को खा रखा था, बल्कि मेन दिक्कत थी ओर्स। ओर्स को हराने के लिए लूफी को भी काफी सारी शैडोज को अपनी बॉडी में रखना पड़ा, तब जाकर उसकी स्ट्रेंथ काफी बड़ी थी। पर वही काम जोरो नहीं कर पाता, उसकी नॉर्मल बॉडी ये अलाउ नहीं करती। तो अगर हम ये मान ले कि ओर्स को लूफी हराता और एंड बैटल जोरो और मोरिया के बीच में होती, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर लूफी भी ओर्स को नहीं हरा पाता, जोरो वर्सेस मोरिया में उसे मोरिया की बॉडी में उन शैडोज को निकालना पड़ता। लूफी की फोर्स बेस्ड अटैक इसके लिए परफेक्ट होते। वहीं पर जोरो अगर अपने थर्स्ट बिट अटैक के साथ उस पे जाता तो वो भी शैडोज को बाहर निकाल पाता और साथ में अपने स्लैशेस से मोरिया को डैमेज भी कर पाता। सारी शैडोज को एब्जॉर्ब करने के बाद मोरिया की बॉडी में 1000 शैडोज थी और यहाँ पर मैटर विन और लूज का नहीं था। मोरिया ओर्स के हारने के बाद लगभग हार ही चुका था, बस वो टाइम बाय कर रहा था ताकि जिन जिन की शैडोज के पास है वो सनराइज होते ही सारे खत्म हो जाएं। तो लूफी की तरह सांजी और जोरो भी मोरिया से फाइट कर सकते थे, बस पॉइंट ये था कि वो सनराइज से पहले उसे हरा पाते। बाकी ओवरऑल जोरो मोरिया से जीत जाता क्योंकि उसे खुद अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। पर यहाँ बात सिर्फ शैडोज की नहीं थी, मोरिया के ब्लैक बॉक्स केज अटैक में जोरो बिना रबरी बॉडी को कभी सरवाइव नहीं कर पाता, यानी एक और जस्ट रबरी थिंग, यानी कंक्लूजन निकलता है एक और जोरो की हार से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सीधे इम्पेल टाउन में, जहां पर लूफी को 2 मेजर एंटेगनिस्ट का सामना करना पड़ा था। इसमें कोई हार और जीत तो नहीं हुई थी क्योंकि दोनों ही अनस्टॉपेबल हैं। फर्स्ट है ब्लैक बेट, जिसके आगे जोरो लूफी से बेटर रहता
क्योंकि वो कोई डल प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन स्टिल ये कोई फुल बैटल नहीं थी, बट अगर होती तो प्री टाइम स्किप जोरो से डाउन नहीं कर पाता। जिस बंदे ने एस को डाउन कर दिया, जो उस टाइम पर लूफी से भी ज्यादा पावरफुल था, तो उससे क्या ही उम्मीद करना। आगे है मैजेलन। अब इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है कि कोई इसे हरा भी सकता है, ये एकदम इम्पॉसिबल है। इसने अकेले ब्लैक बर्ड लूफी को दोनों का कचर दिया था, बट जोरो मैजेलन के पॉइजन से बच जाएगा क्योंकि वो अपने अटैक्स लाइक एयर स्लैश से पॉइजन को डिफ्लेक्ट कर सकता है। बट मैजेलन को कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा तो कोई भी नहीं जो उसके पॉइजन से इम्यून ना हो। नेक्स्ट हम मरीन वर्ल्ड कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसमें जो फाइट हुए थे वो नेक्स्ट लीग के थे और कोई भी 1v1 बैटल नहीं हुई थी लूफी की। सो हम आते हैं अपने टाइम स्किप के बाद के सीन पर, जहां पर सभी स्ट्रेट की पावर बढ़ चुकी है। पोस्ट टाइम स्किप में स्ट्रेट का पहला ओपोनेंट था हॉडी जोन्स का फिशमैन ग्रुप। जोरो हॉडी जोन्स को एक अच्छी फाइट देता है, यहाँ तक कि वो पानी में होने के बाद भी उसे बढ़िया टक्कर देता है। यहाँ पर जोरो को अपनी ब्रेथ को रोकते हुए उससे फाइट करना पड़ रहा था, बट अगर वो लूफी की जगह होता और उसे फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करने का मौका मिलता तो वो हॉडी जोन्स का कुत्ता भर देता। और ये चीज तब भी लागू होती है जब हॉडी जोन्स अपने ड्रग्स पर था। टाइम स्किप के बाद जोरो आर्ममेंट हाकी में मास्टरी रखता है, यानी हॉडी जोन्स के अटैक ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। और जिस लेवल की स्ट्रेंथ जोरो ने पीका के अगेंस्ट में दिखाई, उसके साथ हॉडी जोन्स की वाटरी ग्रेव बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो अब नेक्स्ट है पंक हैजार्ड में सीजर क्लाउन, जो गैस को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी एक लोगिया है। सो क्या जोरो लोगिया को हैंडल कर पाएगा? डेफिनेटली। अब प्री टाइम स्किप का जोरो नहीं रहा, अब उसके पास आर्मामेंट हाकी है जिसके साथ वो सीजर क्लाउन पर अटैक कर सकता है। इसी के साथ जोरो के पास अब ऐसे काफी सारे अटैक हैं जिसके साथ वो एयर में थ्रस्ट क्रिएट करने की एबिलिटी देता है, लाइक ड्रैगन ट्विस्टर, जिसके साथ सीजर क्लाउन अपने गैस के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ सीजर ज्यादा बड़े एरिया को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो जोरो को एक और एडवांटेज देगा, यानी जोरो के लिए एक और विन। एकदम कमाल का प्रदर्शन चल रहा है अब तक। नेक्स्ट है हॉट टॉपिक में, जो करंट में काफी चल रहा है, हजरुद्दीन, जिससे लूफी कोलिजन में फाइट करता है। हजरुद्दीन एक जाइंट है, लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट शो नहीं करता है और वो लूफी के लिए कोई बड़ा थ्रेट भी नहीं था। अगर उसे जोरो से कंपेयर करते हैं, स्टिल वो लैग करता है। उसके आर्सेनल में सिर्फ ब्रूटल स्ट्रेंथ, नथिंग एल्स, और जोरो को हराने के लिए उससे काफी कुछ ज्यादा चाहिए। वो जोरो से स्पीड में लैग करता है, लीथल अटैक्स में लैग करता है, और इवन दोनों के फिजिकल अटैक्स में कोई ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं है। सो हजरुद्दीन इज अ इजी पीजी जॉब फॉर जोरो। लेकिन ड्रेस रोजा में लूफी का मेन ओपोनेंट था डोफ्लेमिंगो, यानी अब होगा जोरो वर्सेस डोफ्लेमिंगो। इस फाइट में चीजें काफी क्रेजी हो जाती हैं। हम डोफ्लेमिंगो वर्सेस लॉ को देख चुके थे, किस तरह से डोफी ने लॉ को डिस्ट्रॉय करा था। डोफी से फाइट करना बस रॉ और लीथल अटैक्स वाला गेम नहीं है, उसे हराने के लिए कंबाइन एफर्ट चाहिए। इवन ड्रेस रोजा में लूफी के पास भी ऐसा कोई फॉर्म नहीं थी कि वो डोफी को एक बार में हरा सके, पर जोरो के आगे वानो या फिर जो में कोई अवेकनिंग टाइप का नहीं होता है, यानी जिस स्ट्रेंथ को उसने वानो में विटनेस किया था उसके पीछे रीजन था वहां की कंडीशन। पर ड्रेस रोजा में उस लेवल की ब्रूटल कंडीशन नहीं थी जहां पर सभी लोग की जान खतरे में थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि जोरो यहाँ पे डोफ्लेमिंगो को हरा पाएगा कि नहीं? और मैं अपना आंसर वीडियो के एंड में दूंगा, तुम लोग कमेंट से बताओ डोफ्लेमिंगो जीतेगा या फिर जोरो। ड्रेस रोजा के बाद आता है होल केक आइलैंड, जहां पर दो ओपोनेंट जोरो का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्रैकर। क्रैकर ने लूफी को काफी सही टक्कर दी थी, उस बंदे को जो डोफ्लेमिंगो को हरा कर आया था। लूफी को क्रैकर को हराने के लिए काफी टाइम और एनर्जी खोना पड़ा था, क्योंकि वो एक पावरफुल कैरेक्टर है, या फिर मैं कहूँ प्लॉट आर्मर लेके वो भी घूम रहा है। उसके पास खुद की बिस्किट की आर्मी थी, जो चाय के ना होने के कारण काफी टफ है। उसे लूफी ने नामी की हेल्प से हराया था। नामी की रेन उन्हें वीक कर देती थी और फिर लूफी सारे बिस्किट को खा गया था। आगे क्रैकर को वो अपने पेट में दबाकर कैनन बॉल की तरफ फेंक देता है। एकदम यूनिक प्रॉब्लम के लिए लूफी के सॉल्यूशन भी यूनिक होते हैं, पर उसकी जैसी एपेटाइट जोरो के पास नहीं है कि वो इतने सारे सोल्जर्स को खा सके। तो जोरो कैसे उसे हराएगा? जोरो वर्सेस क्रैकर की इंडिविजुअल बैटल, सारी चीजें जोरो की जिद पर डिपेंड करती है। वो किस हद तक विनिंग के लिए जा सकता है, मौत की हद तक जाता है कि नहीं। लूफी के स्ट्रेच अटैक क्रैकर के लिए एक बेनिफिट थे, बट जोरो क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में पावरफुल अटैक्स होल्ड करता है। इसी के साथ क्रैकर के अटैक्स किंग के लेवल के भी नहीं थे, यानी जोरो को उस हद तक पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उससे पहले ही क्रैकर को हरा देगा। उसे बस उन सोल्जर्स को ब्रेक करता रहना होगा या फिर उनसे बचते हुए सीधे क्रैकर को डिस्ट्रॉय करना होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग जोरो क्रैकर को हरा देगा।
बट ये सेम केस काटाकुरी के साथ नहीं होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी। जोरो की आर्मामेंट हाकी सबसे अच्छी है, ये मैं तो मानता हूँ, बट नॉट ऑब्जर्वेशन कि वो काटाकुरी के अटैक्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएगा। यानी बैटल कैसी भी जाए, जोरो को काटाकुरी के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अब बारी आती है ओनिगाशिमा के फाइनल मैच की, जोरो वर्सेस काइडो की। वानो आर्क में हम सभी के ऐसे मोमेंट्स आए थे जहां पर हमारे फेवरेट कैरेक्टर अपने पावर्स को फ्लेक्स कर पाई, और वहीं पर जोरो के तो कुछ ज्यादा ही आए थे, लाइक छोटे से प्लेट से समुराई को पेलना, किंग को हराना या काइडो को एक परमानेंट स्कार देना। काइडो के अगेंस्ट में जोरो ने अपनी पावर को प्रूव किया था मोर देन लॉयन किड, बट एक डीप कट देना और उसे हराना में काफी फर्क होता है। काइडो की ड्यूरेबिलिटी को इमेजिन करना भी बहुत बड़ा टास्क है। वो कॉन्स्टेंटली लोगों से फाइट कर रहा था, स्टिल लूफी को गियर 5 तक जाना पड़ा और एक जाइंट पंच में काइडो को लावा में फेंकना पड़ा, जहां से वापस आना इम्पॉसिबल था। वानो के बाद आता है एगेड आर्क। वहां पर जिन एनिमीज का सामना स्ट्रोहेट ने करा, उनके सामने कुछ पावर रैंक करना भी इम्पॉसिबल चीज है, सो उनकी बात हम नहीं करते हैं। अब आते हैं अपने स्कोर कार्ड की तरफ, पर उससे पहले जोरो वर्सेस डोफ्लेमिंगो का डिसाइड करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग उनमें से कौन जीतेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वहां पर जोरो हारेगा, क्योंकि डोफ्लेमिंगो के अगेंस्ट में जोरो उस लेवल तक नहीं जाएगा, मतलब अपनी पावर को वानो की तरफ फुल्ली अनलीश नहीं करेगा जहां पर वो अपनी मौत तक उस पावर को लेके जाएगा। यानी जोरो ड्रेस रोजा में एक नॉर्मल लेवल पर ही उससे लड़ेगा और इस लेवल पर उसे हार का सामना करना पड़ेगा। सो अब आते हैं अपने स्कोर कार्ड पे, क्या स्कोर रहा जोरो का। तो मेरे अकॉर्डिंग जोरो का स्कोर था 9 विन 7 लॉस और 2 ड्रॉ। तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ कि जोरो कितनी बैटल जीत पाएगा और वो किससे जीतेगा और किससे हारेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करना। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई टॉपिक के साथ। और अगर तुम्हें सेम टॉपिक पे साबो का देखना हो कि साबो अगर इनसे लड़ता तो क्या वो जीत पाता है फिर हारता, तो कमेंट्स में बताओ।